मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ रहे हैं और पिछली भाग में हम लोगों ने महत्वपूर्ण शब्दावली में से 5 शब्दावलियां देख ली थी। छठी शब्दावली की बात हम लोग करने वाले हैं। छठी यानी कि गणराज्य। प्रारंभ के 5 हो गए हैं, जिसमें पहला हम भारत के लोग, दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 2 हो गया, तीसरा जो है समाजवादी, चौथा पंथ निरपेक्ष और 5वां लोकतंत्र की बात हम लोग कर चुके। अब छठा गणराज्य की बात करेंगे, गणतंत्र की बात करेंगे। गणतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है? गण मीन्स जनता, जनता का राज्य, जनता का तंत्र, जनता की व्यवस्था, जनता द्वारा संचालित व्यवस्था, जैसा कि हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा में भी पढ़े थे। परंतु गणराज्य जो है कहना, ये उसका भी कुछ स्पष्ट भाव है, तो हमें गणराज्य शब्द को भी समझना है महत्वपूर्ण शब्दावली में। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभिप्राय जान लें कि इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। तो अगर भारत गणराज्य है, भारत रिपब्लिक है, आप जानते हैं कि भारत को कब गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। इसी दिन 26 जनवरी को हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणराज्य होने का क्या अर्थ है? तो गणराज्य होने का अर्थ यह है कि भारत का जो सर्वोच्च पद होगा, सबसे बड़ा पद, वह निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। और भारत का सबसे बड़ा पद क्या है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो अब भारत का राष्ट्रपति, गणराज्य में क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति होगा, वंशानुगत व्यक्ति नहीं होगा। तो पहली बात कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, न कि वंशानुगत। तो गणराज्य का तात्पर्य आपने पहला बात जाना। गणराज्य का मतलब होता है कि उस राज्य का जो सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च पद है, वह पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो निर्वाचित पद होगा। और भारत में भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात भारत का राष्ट्रपति, ये पद निर्वाचित व्यक्ति को ही दी जाती है, निर्वाचन के पश्चात ही प्राप्त होती है। अगली विशेषता इसकी क्या है कि गणराज्य के सभी नागरिक समान हैं। अगली विशेषता, सभी नागरिक गणराज्य के सभी नागरिक समान हैं। तो ये अगली बात कि एक गणराज्य होने का क्या तात्पर्य है? तो एक गणराज्य होने का अभिप्राय है कि गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, समान अधिकार रहते हैं। इसके अलावा किसी भी लोकपद, किसी भी लोकपद पर नियुक्त होने का अधिकार रखते हैं, नियुक्त होने का अधिकार रखते हैं। यानी कि हर व्यक्ति को
किसी भी पद पर नियुक्त होने का अधिकार है। कोई भी पद, चपरासी से लेकर आईएएस तक का पद, वो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस पद पर निर्वाचित होने की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति इस पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा गणराज्य का और क्या आशय हो सकता है? तो गणराज्य के इसी तरह के कि किसी भी पद पर वो निर्वाचित हो सकता है। इस प्रकार दो तीन बात है कि किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकता है, किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो इन सब बातों को हम यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं। इस प्रकार भारत का जो गणतंत्र है वह कैसा है? यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, हर एक नागरिक का अधिकार समान होगा, प्रत्येक नागरिक को किसी भी पद पर नियुक्त होने का अधिकार है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जबकि लोकतंत्र में गणराज्य होने के साथ साथ वहां पर लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन भारत में केवल और केवल गणराज्य की व्यवस्था है। तो इस तरह से आपने एक शब्द का मतलब समझा कि गणराज्य क्या है। हमारे संविधान की उद्देशिका में इसके अलावे भी कुछ चीजें हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम लोग करेंगे कि हमारी उद्देशिका में कुछ संकल्प व्यक्त किए गए हैं, कुछ संकल्प हैं, कुछ रिजोल्यूशन हैं जो भारतीय नागरिक को प्राप्त होने हैं। तो कौन से संकल्प हैं? तो उद्देशिका में संकल्प, तो कुछ संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग देखेंगे कि वे कौन कौन से संकल्प हैं। तो उन संकल्पों को देखेंगे जो नागरिकों को दिए गए हैं, यानी संकल्प जो नागरिकों को देने के लिए किए गए हैं। यानी जो संकल्प व्यक्त किए गए हैं वो किसके लिए व्यक्त किए गए हैं? वो नागरिकों को प्रदान करने के लिए व्यक्त किए गए हैं। और हमारे संविधान में 3 संकल्प हैं: न्याय, स्वतंत्रता और समानता। एक संकल्प है कि नागरिकों को न्याय देंगे, जस्टिस देंगे, तो न्याय एक संकल्प है। दूसरा संकल्प है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देने का संकल्प है, फ्रीडम देने का संकल्प है, फ्रीडम, तो फ्रीडम का संकल्प। और तीसरा सब संकल्प है वो समानता का संकल्प है, समानता का, इक्वालिटी का। तो हमारे संविधान में ये 3 संकल्प आप देखेंगे कि नागरिकों को देने के लिए 3 संकल्प हैं। तो तीनों में से न्याय 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? तो न्याय 3 प्रकार के हैं। कैसे न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो 3 प्रकार के न्याय देने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात हुई है। संकल्प में क्या है? 5 तरह की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो जो संकल्प दूसरा है वो फ्रीडम है। विचार, किस चीज का फ्रीडम? विचारों का फ्रीडम, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का फ्रीडम, विश्वास, किसी भी प्रकार का हम जो विश्वास रखते हैं किसी चीज में, फेथ, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का संकल्प व्यक्त किया गया है। वहीं समानता की जो बात की गई, इक्वलिटी, तो ये है 2 प्रकार की समानता। 2 प्रकार की समानता, एक प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा, और अवसर की समानता। तो ये 2 समानता हमारे संविधान में संकल्प के रूप में दिए गए हैं। तो आपने देखा कि जो नागरिकों को देने के लिए 3 संकल्प हैं। एक संकल्प जो न्याय है, जस्टिस है, वो 3 है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता की बात की गई है। तो समानता, इक्वलिटी की बात जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। तो ये 3 संकल्प आपने ध्यान दिया कि 3 प्रकार के संकल्प हैं जो अलग अलग दिए गए हैं। इसी तरह से संविधान में अभी कुछ और संकल्प हैं। तो अन्य संकल्प भी हैं, उसको भी हम देख लें। ये संकल्प भी नागरिकों को देना है। तो एक संकल्प है कि बंधुता बढ़ाने का संकल्प, बंधुता का संकल्प, बंधुता, इसको फ्रैटर्निटी बोलते हैं। तो फ्रैटर्निटी, बंधुता का संकल्प कि नागरिकों में बंधुता होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, यूनिटी की बात की गई है, यूनिटी, ये दूसरा संकल्प। इसी तरह अखंडता की भी बात की गई है, ये भी संकल्प, अखंडता। तो अखंडता की बात है, ये तीसरा संकल्प कि अखंड भारत, अखंड भारत के लिए अखंडता की वो बात की गई है। तो 3 प्रकार के संकल्प अभी और हैं। एक बंधुता का संकल्प, एक राष्ट्र की एकता यानी कि यूनिटी का संकल्प, तो एक अखंडता का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि संविधान की उद्देशिका के भीतर ये कहा गया है कि नागरिकों में बंधुता बढ़ाना है, राष्ट्र की एकता बढ़ाना है। राष्ट्र की एकता बढ़ाने के लिए अखंडता, अखंडता पर थोड़ी सी बात और कर लें कि ये जो अखंडता है, इसे ये भी मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। अखंडता शब्द जो है यह अखंडता शब्द, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो आपने देखा कि कई शब्द संविधान की उद्देशिका में जो शामिल किए गए, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो उसमें जोड़ा गया वो था अखंडता। इसकी भी अंग्रेजी लिख लेते हैं, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। तो अखंडता की बात की गई है। ये 3 और संकल्प हैं, इन संकल्प को भी हमें ध्यान रखना है। इस तरह से इन शब्दों के साथ संविधान का महत्वपूर्ण पैराग्राफ पूर्ण होता है। इसके बाद 2-3 शब्द हैं
जो अंतिम पैराग्राफ में सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथ साथ संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि का भी मेंशन किया गया है, तो हम लोग उसकी भी बात कर लें। 3 और शब्द, एक तिथि। तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। क्योंकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया, स्वीकार किया गया, इसलिए इस तिथि को 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विधि दिवस भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस 26 नवंबर, ये 26 हटा देते हैं। विधि दिवस 26 नवंबर को हर वर्ष हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था। अब 3 और शब्द, एक अंगीकृत, एक शब्द अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित किया, और तीसरा आत्मार्पित। इन 3 शब्दों को हम इसमें अंतिम संविधान की उद्देशिका के अंतिम भाग में इसे देखेंगे। यह भी अंतिम भाग है जहां हमने इसे अंगीकृत किया। अंगीकृत मतलब जिसको एडॉप्ट किया, यानी हमने इसे स्वीकार कर लिया या स्वीकृत कर दिया, स्वीकृत या स्वीकार कर लिया, तो इसे एडॉप्ट करना कहते हैं। उसी प्रकार अधिनियमित, इसको इनेक्ट कर दिया, इनेक्टमेंट हो गया या इनेक्ट हो गया, मतलब ये लागू करना, लागू कर दिया गया। तो इस दिन हम इसे इनेक्टमेंट कर दिए, इसको लागू कर दिए। और आत्मार्पित मतलब गिव टू आवरसेल्व्स, मतलब स्वयं को समर्पित। इस प्रकार हम इसे स्वयं को समर्पित कर दिए और अंततः संविधान को स्वीकार करना, लागू करना और समर्पित करना, ये सभी कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर दिया गया। केवल एक कार्य रह गया, 24 जनवरी 1950, जिस दिन अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ और उसी दिन संविधान सभा को समाप्त कर अंतरिम संसद में बदल दिया गया। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। इस तरह से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन के लिए थोड़ा सा वक्त हम लोग, जैसा कि हर टॉपिक को दे रहे थे, इस टॉपिक में भी महत्वपूर्ण शब्दावलियों में 6वीं शब्दावली है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का क्या मतलब है? वैसे तो गणराज्य जनता का राज्य, जैसा कि लोकतंत्र में पढ़े थे, लेकिन गणराज्य के कुछ खास अभिप्राय हैं, उसको देख लें कि गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो निर्वाचित व्यक्ति के पास होगा, वंशानुगत या किसी खास व्यक्ति के पास नहीं होगा। गणराज्य का अन्य मतलब सभी नागरिक समान होंगे। गणराज्य की और मतलब कि गणराज्य के अंदर सभी नागरिकों को किसी भी लोकहित के पद पर नियुक्त होने का अधिकार है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार गणराज्य के जो मतलब हैं, उन मतलबों को ध्यान में रखते हुए
इसकी महत्ता को ही ध्यान में रखते हुए, इस महत्ता के कारण ही भारत को गणराज्य घोषित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य हुआ, रिपब्लिक हो गया, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 से ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात हमारी उद्देशिका में कुछ संकल्प व्यक्त किए गए। ये संकल्प नागरिकों को देने की बात की गई है कि नागरिकों को ये संकल्प दिए जाएंगे। कौन कौन से संकल्प हैं? तो नागरिकों को न्याय प्रदान किया जाएगा, नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, नागरिकों को समानता प्रदान की जाएगी। 3 प्रकार का न्याय दिया जाएगा। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी, फ्रीडम दिया जाएगा। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता, इक्वलिटी दी जाएगी, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। इस तरह से संविधान की प्रस्तावना में तीन ये संकल्प व्यक्त किए गए हैं जो नागरिकों को देने हैं और दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ संकल्प हैं जिसे हम देख लें। जैसे नागरिकों में बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाने की बात की गई है, नागरिकों को राष्ट्र की एकता बनाए रखने की बात की गई है, अखंडता, इंटीग्रिटी बनाए रखने की बात की गई है। अर्थात ये संकल्प भी व्यक्त किए गए हैं कि ताकि नागरिकों में बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता का भाव भी बढ़ाया जाएगा। ये बात भी इसमें कही गई है। अखंडता शब्द पर, इंटीग्रिटी शब्द पर एक बात ध्यान देना, ये अखंडता शब्द भी, ये भी मूल संविधान में या मूल संविधान की उद्देशिका में ये शब्द नहीं थे। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भी जोड़ा गया। और इस तरह से ये तीसरा शब्द, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, और ये तीसरा शब्द अखंडता, ये शब्द जो है संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। इसके पश्चात संविधान की उद्देशिका के अंतिम भाग में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो पहला काम कि वो तिथि, जिस तिथि को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, तो अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को हर वर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। साथ ही हम इन 3 शब्दों को भी जानेंगे कि अंगीकृत करना, जिसको एडॉप्ट करना, क्या कहते हैं इसको? एडॉप्ट करना। तो एडॉप्ट, अंगीकृत यानी एडॉप्ट करने का मतलब हमने उसे स्वीकार कर लिया, उसका हमने अंगीकरण कर लिया। अधिनियमित हो जाने का मतलब कि उसका इनेक्टमेंट हो जाना, वो लागू हो जाना। तो ये चीजें जो है तमाम संविधान की तमाम चीजें उसी दिन से लागू भी हो गई, 26 नवंबर 1949 से। और आत्मार्पित मतलब कि संविधान का निर्माण भारत की जनता कर रही थी, भारत की जनता के प्रतिनिधि कर रहे थे। तो संविधान जब भारत की जनता निर्माण कर रही थी, तो भारत की जनता संविधान को किसे समर्पित करेगी? स्वयं को समर्पित करेगी। इसलिए संविधान को हम आत्मार्पित, यानी भारत की जनता भारत को संविधान समर्पित कर रही है। और इस प्रकार संविधान की उद्देशिका का अंतिम पंक्ति पूरी होती है। इन बातों के साथ अब हम लोग उद्देशिका के बाद संविधान के अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।